साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, संसद के कार्यों के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे और संसद के कार्यों में कानून निर्माण की प्रक्रिया को हमने जान लिया था कि साधारण कानूनों का निर्माण कैसे होता है, धन विधेयक कैसे संसद में पारित किए जाते हैं, वित्त विधेयक की क्या प्रक्रिया रहती है और संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया रहती है। इससे संबंधित अपन बात कर चुके हैं। साथ ही संसदीय प्रस्ताव, संसदीय समितियां और संसद से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जैसे संसद के सत्र का आहूत करना, संसद के सत्र का सत्रावसान करना, संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं, प्रश्नकाल की शुरुआत कब होती है, प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न में क्या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अथवा नहीं पूछे जा सकते, अल्प सूचनात्मक प्रश्न क्या होते हैं, शून्यकाल क्या होता है, इसके संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है बजट। देखिए साथियों, बजट भले ही घर का हो, भले ही राज्य का हो और भले ही देश का हो, बजट एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, क्योंकि बजट के बिना जो है किसी भी प्रकार की आर्थिक संसाधनों का कहीं ना कहीं बजट से ताल्लुक होता है। बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट को पारित करने की क्या प्रक्रिया रहती है, अनुदान मांगे क्या है, अनुदान मांगों पर किस प्रकार जो है बहस होती है, बजट के समय कौन कौन से कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, बजट में लोकसभा की क्या भूमिका रहती है, बजट में राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है, और साथ ही अपन जानेंगे कि बजट के निर्माण के समय विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। क्या विपक्ष जो कटौती प्रस्ताव लाती है उसे स्वीकार किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है, बजट में आय कहां से होती है, व्यय कहां से होती है, इनसे संबंधित आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले। देखिए जरा, अपन किसके संदर्भ में बात करेंगे आज, बजट के संदर्भ में। लेकिन बजट शब्द तो संविधान में उल्लेख ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो फिर बजट की जगह किनका शब्द का उल्लेख किया गया है? बजट की जगह भारतीय संविधान में जो शब्द उल्लेखित किया गया है वो है कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा शब्द उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बजट के लिए जो शब्द उल्लेखित किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और इस वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उल्लेखित किया गया। लेकिन ये जो बजट शब्द है इनकी शुरुआत कहां से होती है, इनके संदर्भ में अपन बात करें तो ये बजट शब्द है ना, ये बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के, कौन सी भाषा के? फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से बना है। बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से? बुजेट शब्द से बना है। और इस बुजेट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुजेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट को अपन शाब्दिक अर्थों की बात करें तो बजट जो फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से बना है और बुजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए जरा, आजकल तो सूटकेस और इस बार तो बजट जो है भारत में वो लाल कपड़े में बांधा हुआ आया था। बजट में होता क्या है? और बजट शब्द जो है इसकी शुरुआत ऐसे हुई क्योंकि पहले सूटकेस तो हुआ नहीं करता था पुराने जमाने में। तो बजट के समय जो है जो आय और व्यय का जो विवरण होता था, आय और व्यय का जो अनुमान होता था, उसको एक बैग में लेकर वहां संसद में आते थे और उसी का नाम क्या पड़ गया? बजट पड़ गया। क्लियर रखिएगा, बजट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान में रखना है, बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। देखिए जरा, बजट की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो है बजट की शुरुआत होती है ब्रिटेन में। सबसे पहले बजट की शुरुआत कहां पर होती है? ब्रिटेन में होती है। और ब्रिटेन में कब? 1713 में। ब्रिटेन में कब? 1713 में जो है सर्वप्रथम बजट रखा था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि विश्व में सर्वप्रथम बजट की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है? तो विश्व में सर्वप्रथम बजट की शुरुआत जो है ये 1713 से, और 1713 में कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करें, किनके संदर्भ में बात करें? भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 1860 में उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय वित्त सचिव हुआ करते थे विल्सन। वित्त सचिव कौन थे?
विल्सन थे। तो विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम जो है ये भारत में बजट पेश किया गया। तो भारत में बजट की शुरुआत कौन से वर्ष से मानी जाती है? 1860 से। और विश्व में ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में कब? 1713 में। और 1713 में बजट किसने रखा? तो ये नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, रॉबर्ट वालपेल ने। किसने रखा था? रॉबर्ट वालपेल ने सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में बजट पेश किया था। और भारत के संदर्भ में वित्त सचिव विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के समय सर्वप्रथम बजट पेश किया था। क्लियर है बात? अब अपन बात करते हैं कि बजट का नाम जो है वार्षिक वित्तीय विवरण क्यों है, और बजट को जो है आय और व्यय का वार्षिक विवरण क्यों कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बजट है ना, इस बजट में होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि बजट के समय जो है भारत का वित्त मंत्री एक हाथ में या तो सूटकेस रहेगा या फिर जो है एक बंडल रहता है। उस बंडल में क्या होता है? आय और व्यय, मतलब कागज होते हैं, पैसे नहीं होते ना। आय और व्यय का क्या होता है? विवरण होता है कि सरकार जो है एक वर्ष में सरकार की ये आय होगी और सरकार एक वर्ष में ये व्यय करेगी। अर्थात आय और व्यय का जो अनुमान होता है उसी को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। तो बजट में आपको ध्यान में रखना है, बजट में क्या होता है? आय और व्यय। क्या होता है? आय और व्यय का जो अनुमान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और आय और व्यय का अनुमान कितने वर्षों का? एक वर्ष का। अर्थात एक वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको अपन बजट बोलते हैं। देखिए जरा, आय कहां कहां से होगी और सरकार व्यय कहां पर करेगी। तो आय के संदर्भ में अपन बात करें तो आय जो है दो प्रकार से होती है। सरकार को जो आय है, आय के दो माध्यम है। आय के कितने माध्यम है? दो माध्यम है। एक तो कर से प्राप्त आय, टैक्स से प्राप्त आय। और टैक्स भी दो प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। देखिए जरा, कर से प्राप्त आय, कर से प्राप्त आय। और कर से प्राप्त आय में भी आप ध्यान में रखेंगे कि कर से भी दो प्रकार की आय प्राप्त होती। दो प्रकार के कर होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर। एक एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए जरा। प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में बात करें तो जो आपके इनकम टैक्स रहता है, आय कर जो रहता है, वो आय कर एक प्रकार का कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है, जिसमें सीधा जनता से वसूला जाता है। इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहते हैं? अपन प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर में आपको ध्यान में रखना है कि जो सीधे डायरेक्ट रूप से जनता से नहीं वसूला जाता है, अर्थात कीमत में जो मूल्य रहता किसी वस्तु का, उसमें वो कर ऐड हो जाता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत मान लेते हैं 200 रुपए है, तो 200 में जीएसटी जो ऐड है, ठीक है, जो 18% है या 8% है, जो भी इसमें जीएसटी ऐड है, वो क्या है? हमने पैसे तो दे रहे हैं अपन सरकार को, अपन टैक्स के रूप में दे रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हम टैक्स के रूप में दे रहे कि नहीं दे रहे। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में जो कर ऐड हो जाता है उसे अपन अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो अप्रत्यक्ष कर हो गया, इसे अपन क्या कौन सा कहते हैं? जीएसटी, जिसे अपन वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। सरकार की आय का एक जरिया तो ये हो गया कर से प्राप्त आय। सरकार की आय का दूसरा जरिया आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जरिया यानी दूसरी प्रकार से सरकार को कहां से आय प्राप्त होती है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि दूसरी प्रकार सरकार जो कई प्रकार के क्या लगाती हैं? शुल्क, या फिर कई प्रकार से क्या लगाती हैं? जुर्माना। अर्थात शुल्क और जुर्माने से प्राप्त आय, उसको अपन क्या बोलते हैं? दूसरी प्रकार से। तो आय कितने माध्यम से? दो माध्यम से। ये सारा का सारा जो है ये बजट के आय में उल्लेखित रहता है कि सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष में इतने प्रकार का टैक्स वसूलेगी, इतना शुल्क या जुर्माना। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष के एंडिंग में जो अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो शुल्क और जुर्माने जो है बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि यहां बजट में तय कर रखा है कि सरकार को कम से कम इतनी आय प्राप्त करनी होगी। और आय का माध्यम या तो टैक्स है और या फिर क्या है? ये शुल्क और जुर्माने हैं। ठीक है। अगर व्यय की बात करें तो व्यय में भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। व्यय को भी अपने कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक तो होता है भारित व्यय, आप लोगों ने सुना होगा भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। और दूसरा जो व्यय होता है उसको अपन कौन सा व्यय बोलते हैं? अभारित व्यय। एक तो होता है भारित व्यय और दूसरा कौन सा व्यय? अभारित व्यय। अगर भारित व्यय की बात करें तो भारित व्यय में जो है संसद में बहस हो सकती है, संसद में बहस हो सकती है,
लेकिन मतदान नहीं, लेकिन मतदान नहीं। यह ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछे कि भारित व्यय से क्या मतलब है? ऐसा व्यय जिस पर सदन में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन उस व्यय के संदर्भ में उसको मतदान के लिए नहीं रखा जाता, उसको अपन क्या बोलते हैं? भारित व्यय। और दूसरा जो व्यय रहता है जिसको अपन बोलते हैं अभारित व्यय। इस अभारित व्यय में संसद में बहस भी हो सकती है और बहस के साथ में क्या हो सकता है? मतदान के लिए भी रखा जा सकता है। किसके लिए रखा जा सकता है? मतदान के लिए भी रखा जा सकता है। तो ये कौन सा हो गया? अभारित व्यय। तो क्लियर रहेगा। बजट में क्या होता है? बजट में आय और व्यय का जो अनुमान होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि बजट में जो आय कहां से प्राप्त होगी, तो मैंने कहा आय के दो स्रोत हैं। ठीक है, आय में आप क्या ध्यान में रखेंगे? एक तो टैक्स से प्राप्त आय, टैक्स में एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल अपन जोड़ सकते हैं। दूसरा जो रहता है व्यय के संदर्भ में, व्यय भी दो प्रकार से करती है सरकार। एक तो भारित व्यय, और भारित व्यय में संसद में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन भारित व्यय के संदर्भ में मतदान नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को जो वेतन दिया जाता है, इनका वेतन कहां से मिलेगा? इनका वेतन संचित निधि पर भारित होगा, और जो भी संचित निधि पर भारित होता है उसको, उस व्यय को लेकर संसद में मतदान नहीं होता है। और दूसरा जो रहता है संचित निधि पर अभारित व्यय, उस पर बहस भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है और मतदान भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बजट है क्या? सबसे पहले इनसे परिचित होना आवश्यक है। बजट में क्या होता है? तो बजट में कुछ ही नहीं होता है। सरकार के एक वर्ष के आय और सरकार के एक वर्ष के व्यय का जो अनुमान होता है, आय और व्यय का जो अनुमान होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द उल्लेखित नहीं है। बजट की जगह जो शब्द उल्लेखित किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक यानी एक वर्ष का, वित्तीय यानी आय व्यय का, और विवरण यानी अनुमान क्या है? बजट है। तो क्लियर रहेगा। बजट में कहीं पर भी दूसरे किसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग आपको नहीं करना है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, और बजट की जगह जो शब्द उल्लेखित किया गया है वो कौन सा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? 112। अब कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है विशेषकर, कि बजट में एक ही वर्ष का आय व्यय का अनुमान क्या होता है, या फिर बजट जो है वार्षिक क्यों होता है? बजट जो है ये वार्षिक क्यों होता है? बजट जो है 2 साल का, 3 साल का, 6 माह का, 5 साल का, ऐसा क्यों नहीं होता? बजट को वार्षिक क्यों रखा जाता है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, बजट को वार्षिक रखने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है और वो ये है कि वार्षिक में बजट के संदर्भ में जो है तीनों प्रकार की जो ऋतुएं हैं, ठीक है, बरसात, सर्दी और गर्मी, ये एक वर्ष में आ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है बजट को वार्षिक रखा जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा है कि बजट को वार्षिक रखने के पीछे क्या कारण है। तो बजट को वार्षिक रखने के पीछे ये कारण है कि सरकार जो है तीनों प्रकार की ऋतुओं को शामिल करना चाहती है, और तीनों प्रकार की ऋतुएं जो है एक वर्ष में शामिल हो जाती हैं। इसीलिए जो है बजट को कैसा रखा जाता है? वार्षिक रखा जाता है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो है अंतरिम सरकार में बजट, अंतरिम सरकार में बजट, अंतरिम सरकार में बजट पेश। आप कहेंगे अंतरिम सरकार कौन सी? देखिएगा, कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और इस समय जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 14 सदस्यों की एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और उस अंतरिम सरकार में सर्वप्रथम बजट जो है पेश करने वाले कौन थे? लियाकत अली खान साहब। अंतरिम सरकार में बजट पेश किन्होंने किया था? लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। और ये लियाकत अली खान साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग से आते थे, और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। तो भारत में 1946 में जो अंतरिम सरकार थी, इस अंतरिम सरकार में बजट पेश किसने किया था? लियाकत अली खान साहब ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे स्वतंत्र भारत में बजट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट जो है ये R.K. षणमुखम शेट्टी ने किया था। किसने किया था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया था। अगला प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा, गणतंत्र भारत में, और स्वतंत्र भारत का मतलब 1947
और गणतंत्र भारत का मतलब 1950। गणतंत्र भारत में सर्वप्रथम बजट, गणतंत्र भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किन्होंने किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। और जॉन मथाई भारत के पहले, गणतंत्र भारत के पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो क्लियर रहेगा। अगर प्रश्न पूछे, ये मिलान सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न भी यहां से कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में बजट पेश लियाकत अली खान, स्वतंत्र भारत में बजट पेश आर.के. षणमुगम शेट्टी, और गणतंत्र भारत में बजट पेश किन्होंने किया था? जॉन मथाई ने किया था। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, बजट के समय जो है, बजट में कितने वर्षों का जो लेखा जोखा होता है? बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। 3 वर्षों का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा होता है बजट में कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। 3 वर्ष कौन कौन से? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि बजट जो है 2021-22 के संदर्भ में बात करें तो एक तो जो है, यानी बजट की शुरुआत जो मानी जाती है 1 मार्च से। बजट वर्ष कब होता है? बजट वर्ष भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर अपन बजट वर्ष की बात करें तो बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से लगाकर, बजट वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक के वर्ष को क्या बोलते हैं? बजट वर्ष बोलते हैं। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 तक जो है 1 वर्ष। ये तो हो गया एक वित्तीय वर्ष। इनके अलावा जो पिछला बजट था उनमें सरकार ने आय और व्यय का जो अनुमान रखा था उनके संदर्भ में भी इस बजट में लेखा जोखा होता है, और एक आगामी जो रहेगा उसमें भी लेखा जोखा रहता है। आपको ये ध्यान में रखना है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बजट में कितने वर्षों का लेखा जोखा होता है? बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। बजट के संदर्भ में बजट वर्ष का पूछें तो बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष कहते हैं इसे अपन, और एक वित्तीय वर्ष में बजट वर्ष के नाम से जानते हैं 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक। अब बात करते हैं बजट के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा, बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करें। बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट निर्माण की प्रक्रिया देखिएगा, बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है सामान्यतः सितंबर अक्टूबर माह में शुरू हो जाती है। कौन से माह में? बजट निर्माण की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखना है, कौन से माह से शुरू हो जाती है? सितंबर अक्टूबर माह से। कौन से माह से? सितंबर अक्टूबर माह से बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, जिसमें प्रत्येक विभाग जो है अपने अपने विभाग से संबंधित आय और व्यय का जो है ये अनुमान तैयार करना शुरू कर देता है। तो बजट की शुरुआत जो है कौन से माह से मानी जाती है? सितंबर अक्टूबर माह से मानी जाती है। और इसके बाद जो है दिसंबर माह तक आते आते, कौन से माह तक आते आते? दिसंबर माह तक आते आते प्रत्येक विभाग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देता है? वित्त मंत्रालय को। किनको सौंप देता है? वित्त मंत्रालय को सौंप देता है, और ये वित्त मंत्रालय ही बजट को तैयार करवाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछा जाता है बजट तैयार किन के द्वारा करवाया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। जबकि बजट को पेश कहां किया जाता है? तो बजट को पेश आपको ध्यान में रखना है संसद में, और बजट पेश कौन करता है? व्यवस्थापिका के द्वारा बजट पेश कर। दोनों अलग अलग हैं। बजट का निर्माण किन के द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और बजट पेश कौन करवाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा क्या करवाया जाता है? पेश करवाया जाता है। तो मैंने कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः सितंबर अक्टूबर माह में शुरू हो जाती है, और दिसंबर माह तक आते आते प्रत्येक विभाग जो है अपनी रिपोर्ट किनको सौंप देते हैं? वित्त मंत्रालय को सौंप देते हैं। और इसके बाद में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा पहले लोकसभा में एवं बाद में राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है। बाद में राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। यहां पर भी मैं एक शब्द कहूंगा, सामान्यतः। सामान्यतः जो है ये बजट फरवरी माह के कौन से सप्ताह में पेश होता है? प्रथम सप्ताह में। बजट पेश किन के द्वारा किया जाता है? भारत का जो फाइनेंशियल जो रहेगा मिनिस्टर,
ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और पहले बजट हमेशा लोकसभा में पेश होगा और उसके बाद बजट पेश कहाँ किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। हालांकि अपन बजट निर्माण की प्रक्रिया के जो चरण रहते हैं उसके संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है, मैंने एक शब्द लिखा है सामान्यता। अब ये सामान्यता लिखने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। मैंने कहा सामान्यतः बजट फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जैसे फरवरी के समय मान लेते हैं कोरोना आ गया और कोरोना के समय संसद का सत्र नहीं चला, तो ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र अभी कभी कोरोना में बुलाकर जो हम बजट पेश किया, कोई जरूरी नहीं है। यानी वर्ष की जो प्रथम सत्र होता है वो हमेशा बजट सत्र होगा। हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थितियों के कारण जो है फरवरी माह में संसद का सत्र नहीं चला, मार्च में चला तो मार्च में बजट रखा जा सकता है, मार्च में भी नहीं चला और अप्रैल में चला तो अप्रैल में रखा जा सकता है, या फिर मई में। पहला कारण तो ये रहेगा। दूसरा कारण ये होता है कि अगर लोकसभा का गठन फरवरी में हुआ या लोकसभा का गठन मार्च में हुआ है, तो लोकसभा के गठन के बाद जो है पहला जो सत्र होगा वो हमेशा कौन सा सत्र होगा, बजट सत्र होगा। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए मैंने एक शब्द लिखा है, कौन सा, सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः जो है बजट फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद कहां पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि अपन बजट के संदर्भ में बात करेंगे पूरी कैसे विभागीय समितियां बनती हैं, विभागीय समितियां क्या बजट के समय जो अनुदान मांगे रखी हैं वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं, इसकी जांच करती हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि बजट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारत के संदर्भ में। देखिए जरा, भारत में पहले जो है रेल बजट और आम बजट पहले एक साथ पेश होते थे। भारत में पहले रेल बजट और आम बजट जो हैं ये पहले एक साथ पेश होते थे। 1921 में एक समिति बनी थी, एकवर्थ समिति। 1921 में एक समिति बनी थी, क्या नाम था, एकवर्थ समिति। और इस एकवर्थ समिति की सिफारिश पर जो है 1924 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग से पेश किए गए। तो रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किए जाने की सिफारिश कौन सी समिति ने की, तो आपको ध्यान में रखना है, कौन सी समिति, एकवर्थ समिति। दूसरी बात, पहली बार कब रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया गया, आपको ध्यान में रखना है, आपके 1924। लेकिन इसके बाद जो है 2016-17 का अंतिम रेल बजट था जो अलग से पेश किया गया, और अंतिम रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे जिन्होंने अलग से रेल बजट पेश किया। और 2016-17 के बाद में जो है रेल बजट को आम बजट के साथ में पेश करने की वापस से क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। तो अलग कब हुआ और वापस कब पेश किया गया, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, भारत में 1921 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है, समिति कौन सी थी, एकवर्थ समिति। कौन सी समिति थी, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर जो है 1924 में रेल बजट को आम बजट से क्या पेश किया गया, अलग पेश किया। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, अंतिम रेल मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, अंतिम रेल मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, आप ध्यान में रखेंगे, सुरेश प्रभु। और कब, 2016-17। और 2016-17 के बाद में जो है रेल बजट आम बजट के साथ में पेश किया जाना शुरू कर दिया गया। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री, सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री, रेल बजट पेश करने वाले, सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने वाले। तो सर्वाधिक बार रेल बजट पेश किया था किन्होंने, लालू प्रसाद यादव जी ने। किन्होंने किया था, लालू प्रसाद यादव जी ने जो है ये सर्वाधिक रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक बार रेल मंत्री रहे थे अधिक समय तक, इसीलिए जो है लालू प्रसाद यादव जी को सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने का क्या मिला था, सौभाग्य मिला था।
नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने वाले, सर्वाधिक बार आम बजट, सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने वाले कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है मोरारजी देसाई। क्या ध्यान में रखेंगे? मोरारजी देसाई जो हैं इन्होंने सर्वाधिक बार आम बजट पेश किया। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, आप ध्यान में रखेंगे इंदिरा गांधी। क्या ध्यान में रखेंगे? इंदिरा गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक बार इन्होंने खुद स्वयं, वित्त मंत्रालय का भार भी इनके पास था, इन्होंने स्वयं बजट पेश किया। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछे कि वह प्रथम महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो इंदिरा गांधी नहीं करेंगे, कौन करेंगे? निर्मला सीतारमण। तो ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, क्या ध्यान में रखेंगे? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे वह प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया। एक तो आप ध्यान में रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आप ध्यान में रखेंगे कौन? इंदिरा गांधी, और तीसरा आप ध्यान में रखेंगे कौन? राजीव गांधी। क्या ध्यान में रखेंगे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीन भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके पास स्वयं के पास जो है वित्त मंत्रालय होता था और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने क्या है? बजट पेश किया। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ इनके पास वित्त मंत्रालय था, तो तीन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं बजट पेश किया, आपको ध्यान में रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे कौन है? राजीव गांधी। तो प्रथम महिला कौन हो गई? इंदिरा गांधी। लेकिन वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? निर्मला सीतारमण। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे बजट के समय बजट का निर्माण जो है, बजट का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? तो बजट का निर्माण आपको ध्यान में रखना है वित्त मंत्रालय। किनके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बजट पेश करता कौन है? बजट पेश करता कौन है? तो बजट पेश करता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बजट पेश करवाता कौन है? बजट पेश करवाता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति। किनके द्वारा करवाया जाता है? राष्ट्रपति। क्योंकि देश के समस्त शासन संबंधी कार्य किनके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो बजट पेश करवाने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति, लेकिन करता स्वयं राष्ट्रपति नहीं है। बजट पेश किनके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर मैं व्यवस्थापिका भी लिख सकता हूं। बजट पेश करवाता किनके द्वारा या कहां किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा जो है व्यवस्थापिका। कहां किया जाएगा? व्यवस्थापिका में किया जाएगा। बजट पेश करवाता कौन है? व्यवस्थापिका। ठीक है, या फिर इसको मैं राष्ट्रपति भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्थापिका या संसद अपन कह सकते हैं कि पहले लोकसभा में पेश होगा और उसके बाद कहां पेश होगा? राज्यसभा में पेश होगा। अब बात आती है बजट निर्माण की प्रक्रिया की, और बजट निर्माण की प्रक्रिया के जो चरण हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जहां से अच्छे प्रश्न ये पूछे जाते हैं, या तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया के जो चरण है उसका सही क्रम, या फिर कौन से चरण में क्या बातें होती हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि विनियोग विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, विनियोग विधेयक बजट निर्माण के समय जो है कौन सा चरण रहता है, इनसे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जरा बात करें बजट निर्माण के चरण या बजट पारित होने के चरण, बजट पारित होने के चरण, बजट पारित होने के चरण।
देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है सितंबर अक्टूबर माह में हो जाती है, जिसमें प्रत्येक विभाग जो है जो अपने आय और व्यय का अनुमान तैयार करता है और उसके बाद उस अनुमान को वित्त मंत्रालय को सौंपता है और वित्त मंत्रालय पूरा सभी विभागों के जो आय और व्यय के अनुमान होते हैं उसको सम्मिलित करके एक आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है। अब तैयार करने से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बजट को पारित करवाना होगा। कहां पर पारित करना होगा? संसद में। भाई संसद में क्यों पारित करना होगा, इसके पीछे कारण सुनिएगा। हमने बात की थी कि भारत की एक संचित निधि है। कौन सी निधि है? संचित निधि है। ये भारत की कौन सी निधि है? संचित निधि है। और संचित निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो मैंने कहा संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में। संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? तो संचित निधि पर नियंत्रण रहता है संसद का। नियंत्रण किनका रहता है? संसद का। ठीक है, अब संसद का नियंत्रण रहता तो सरकार को जो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे तो पूरे के पूरे कहां हैं? जो भी टैक्स सरकार की जितनी भी आय होती है, भले ही वो कर के माध्यम से हो या फिर शुल्क या जुर्माने के माध्यम से हो, सारा पैसा कहां जमा होता है? इस संचित निधि में जमा होता है। अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किन की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी? संसद की। ध्यान से सुनिएगा, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किन की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी? संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। और संसद की स्वीकृति लेने हेतु बजट को कहां रखना होगा? संसद में रखना होगा, जिसमें पहले लोकसभा में और उसके बाद कहां रखा जाएगा? राज्यसभा। कारण पता होना चाहिए, बजट को संसद में रखने की क्या आवश्यकता है? बजट को संसद में रखने की आवश्यकता यह है कि बजट के समय जो पैसे चाहिए ना सरकार को व्यय करने के लिए, और पैसे कहां है? संचित निधि में। और संचित निधि में संसद की बिना स्वीकृति के एक पैसा भी नहीं निकाल सकती सरकार, भले ही उनका कितना ही बहुमत रहे लोकसभा में और भले ही राज्यसभा में रहे, जब तक संसद के दोनों सदन और विशेषकर जब इसके मतदान के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत रहता है। और ऐसा नहीं है राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दे दे जिससे राज्यसभा किसी बिल को पारित नहीं करे। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है, जिसमें लोकसभा, क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में भी ज्यादा शक्ति किसको प्रदान की गई है? लोकसभा। मैं कह रहा हूं सारा मामला कंसेप्ट पर टिका हुआ है, रट्टा बिल्कुल ही नहीं मारना है। मैंने कहा बजट के समय क्या होता है? आय और व्यय का अनुमान होता है। सरकार को कहां कितना खर्च करना है, सरकार को कहां कितना पैसा खर्च करना है, उसके संदर्भ में पूरा एक अनुदान तैयार किया जाता है और फिर उसको लोकसभा में रखा जाता है। और लोकसभा में जब इसकी स्वीकृति मिल जाती है, अर्थात संसद की स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद ही सरकार को उसके संदर्भ में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए जो है बजट को संसद में रखने के कारण क्या है? क्योंकि पैसे कहां है? संचित निधि में। अब बजट की प्रक्रिया के कितने चरण हैं? बजट पारित होने के कितने चरण हैं? ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण। पहला जो चरण रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए जरा, बजट के प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, पहले ये बजट जो रखा जाता था ये फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में रखा जाता है। वर्तमान में फरवरी माह के प्रथम, ये भी तय नहीं है, संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फरवरी माह में रखना जरूरी होगा। मैं कह रहा हूं सामान्यतः इसको फरवरी माह में रखा जाता है। ठीक है, तो ये संविधान में नहीं लिखा है कि बजट को कब रखा जाएगा संसद में, नहीं, कभी भी रख सकते हैं। लेकिन भारत में सामान्यतः पहले फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में रखा जाता था, वर्तमान में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह। आप कहेंगे फरवरी में क्यों? क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च, अर्थात फरवरी में रखेंगे तब मार्च अप्रैल तक आते आते जो है ये बजट पारित होने की पूरी प्रक्रिया संसद के द्वारा क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अप्रैल आते ही सरकार को क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है ना बात? क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए बजट को फरवरी में रखा जाता है। फरवरी में उस पर डिस्कस होता है, फिर मार्च तक चलता है और मार्च में जब अंतिम स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद में जो है अप्रैल में एक वित्तीय वर्ष जैसे ही आएगा 1 अप्रैल से, तो वहां पर सरकार को पैसों की उपलब्धता हो जाएगी। देखिए जरा, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, तो आपको ध्यान में रखना है कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में सर्वप्रथम लोकसभा में एवं बाद में राज्यसभा में
वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। इस समय वित्त मंत्री जो भाषण देते हैं, इस समय वित्त मंत्री जो भाषण देते हैं उसे बजटीय भाषण के नाम से जानते हैं, उसे बजटीय भाषण के नाम से बजटीय भाषण के नाम से जाना जाता है, बजटीय भाषण के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बजट का प्रस्तुतिकरण कौन से माह से होता है? फरवरी माह। फरवरी माह में कौन से सप्ताह से? प्रथम सप्ताह में। बजट पेश पहले कहाँ होता है? लोकसभा में। उसके बाद कहाँ होता है? राज्यसभा में। बजट के समय वित्त मंत्री जो भाषण देता है उसे क्या कहते हैं? बजटीय भाषण। अर्थात प्रथम चरण में कुछ ही नहीं होता है, बजट का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण कौन से चरण में होता है? प्रथम चरण में। और बजट के समय जो वित्त मंत्री भाषण देता है उसे अपन कौन सा भाषण के नाम से जानते हैं? बजटीय भाषण के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, उसके बाद दूसरा जो चरण रहता है उसको अपन बोलते हैं बजट पर सामान्य विचार विमर्श। बजट पर सामान्य विचार विमर्श। बजट पर सामान्य विचार विमर्श। अब बजट, वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया। अब बजट में सदन में जो है सामान्य विचार विमर्श होता है। इसमें कोई भी संसद का सदस्य वित्त मंत्री से किसी प्रकार का जो है बजट से संबंधित प्रश्न पूछता है और वित्त मंत्री बजट उससे संबंधित क्या देता है? उत्तर देता है। और इसी दूसरे चरण में क्या होता है? सामान्य विचार विमर्श के बाद जो है संसद को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है? स्थगित। और ये समय कितना होता है? 2 से 3 सप्ताह तक। प्रत्येक जो संसद का सदस्य है उसको बजट की प्रति दे दी जाती है। वो घर पे जाइए और बजट को आराम से डिटेल से पढ़िएगा। और दूसरी तरफ बजट को किसको सौंप दिया जाता है? विभागीय समितियां। कौन सी विभागीय समितियां? जो अपने बात की थी ना कि 1993 में विभागीय समितियों का गठन हुआ था। प्रत्येक महत्वपूर्ण विभाग की एक समिति होती है। प्रत्येक समिति में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 कहां से? राज्यसभा से। तो ये प्रत्येक विभागीय समिति उस बजट पे क्या करती है? अच्छे तरीके से एक एक आय और व्यय का जो अनुमान सरकार ने पेश किया है, कार्यपालिका ने जो बनाया है वित्त मंत्रालय के माध्यम से, तो वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं, उसकी जांच कौन करती है? उसकी जांच विभागीय समितियां करती हैं। तब तक 2 से 3 सप्ताह तक जो है ये संसद के सत्र का क्या रहता है? स्थगित रहता है, संसद का बैठकें नहीं होती। तो दूसरे चरण में क्या होता है? बजट के समय, बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात सदन में बजट से संबंधित सामान्य विचार विमर्श होता है। सामान्य विचार विमर्श होता है जिसमें संसद के सदस्य वित्त मंत्री से बजट से संबंधित प्रश्न पूछते हैं एवं वित्त मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वित्त मंत्री उन प्रश्नों का क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे, इसके पश्चात संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए 2 से 3 सप्ताह हेतु स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दी जाती है। संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए क्या कर दी जाती है?
स्थगित, मैंने सत्रावसान नहीं लेगा, ध्यान से सुनिएगा। स्थगित कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। लोकसभा को लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा को राज्यसभा का सभापति करेगा। अगर सत्रावसान करना होता तो किन के द्वारा किया जाता? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। और सत्रावसान होने के पश्चात क्या होता? सत्रावसान होने के बाद मतलब बजट सत्र की क्या मान ली जाती? समाप्ति मान ली जाती। यहाँ बजट सत्र की समाप्ति नहीं हो रही है, बजट सत्र के समय ही संसद को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। मैंने क्या लिखा? इसके 50 संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए क्या किया जाता है? स्थगित। सारा खेल किन का है? शब्दों का। अगर सत्रावसान लिखते तो इसका मतलब क्या होता? सत्रावसान का मतलब होता कि बजट सत्र की समाप्ति। अभी बजट पारित की प्रक्रिया चल रही है, बजट के पारित होने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, तो सत्रावसान नहीं होगा। बजट को 2 से 3 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है और ये किन के द्वारा किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी। अपने से पेपर सेटर ये प्रश्न पूछ सकता है, एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है कि बजट के समय जो संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है, 2 से 3 सप्ताह के लिए जो स्थगित किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि बजट के समय संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए जब स्थगित किया जाता है तो स्थगित किन के द्वारा किया जाएगा? विकल्प नंबर ए देगा राष्ट्रपति, बी देगा उपराष्ट्रपति, सी देगा पीठासीन अधिकारी और डी देगा आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ऐसा कुछ विकल्प हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है, जब बात संसद की आई है तो राष्ट्रपति नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, पीठासीन अधिकारी होगा। और पीठासीन अधिकारी होने का मतलब जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वहां क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। तो किन के द्वारा किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी का मतलब लोकसभा को स्थगित लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा को स्थगित राज्यसभा का सभापति करेगा। दूसरा प्रश्न अपने से यह पूछा जा सकता है कि बजट पारित होने की कौन सी चरण में, बजट पारित के कौन से चरण में संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, बजट पारित होने के कौन से चरण में संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है? कौन सा चरण रहेगा? दूसरा चरण, जिसमें क्या होता है? बजट पर सामान्य विचार विमर्श। ये 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो चरण रहता है आपको ध्यान में रखना है, बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। तीसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे कि बजट को, तीसरा ध्यान में रखेंगे बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। विभागीय समितियों को सौंपना। बजट को किनको सौंपना? विभाग। अब आपको पता चलेगा विभागीय समितियां क्यों महत्वपूर्ण है। हमने बात बताई थी विभागीय समितियों के संदर्भ में, जब मैंने कहा था कि विभागीय समितियों की शुरुआत जो है, विभागीय समितियों की शुरुआत, विभागीय समितियों की शुरुआत हुई थी कब? 1993 में। और उस समय विभागीय समितियों की संख्या कितनी थी? 17। लेकिन 2004 में और 7 जोड़ दी गई और 2007 में 7 और जोड़ी 4 में तो कितनी होगी? 24। अर्थात वर्तमान में कितनी विभागीय समितियां हैं? 24। और मैंने बताया था 24 में से 16 लोकसभा के नियंत्रण में है और 8 जो है राज्यसभा में। जो लोकसभा के नियंत्रण में है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और जो राज्यसभा में के नियंत्रण में उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल 31 मेंबर होते हैं। अब क्या होता है विभागीय समितियों के संदर्भ में आपको ध्यान में, यह तो बात अपन पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा अपन वापस इस पे आते हैं। अब मैंने क्या कहा? बजट को विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। अब क्या होता है? बजट के समय बजट से संबंधित जो आय और व्यय का अनुमान होता है, जो आय व्यय का अनुमान होता है, आय और व्यय का अनुमान होता है, इस अनुमान पर विभागीय समितियां जांच करती है, विभागीय समितियां जांच करती हैं एवं बजट के समय जो अनुदान मांग पेश की गई है, वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं,
वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं, है अथवा नहीं, इसकी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखती है, संसद के पटल पर रखी जाती है, संसद के पटल पर रखी जाती है। क्योंकि ये भी ये कहेगी कि किसी भी प्रकार से जो है सरकार को कैसे जो है मितव्यय बनाया जाए, यानी कम से कम खर्च कैसे हो और कम खर्च में अधिकतम लाभ कैसे हो, जनता का भला कैसे हो, इसके संदर्भ में विभागीय समितियां जांच करेगी। मैंने कहा अब बजट दो काम कर रहा है बजट से समय। एक तो जो बजट के समय जो प्रति संसद के सदस्यों को मिली थी, वो घर बैठ कर उससे संबंधित बात कर रहे थे, पूरा डिस्कस कर रहे थे और उसको लेकर जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। और दूसरी तरफ विभागीय समितियां ये जांच कर रही थी कि सरकार ने बजट के समय जो अनुदान मांग पेश की है वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं है। तो अब बजट जो है यहां पर इसमें क्या रहेगा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब इस तीसरे चरण में दो बातें रहेगी। एक तो जो है जो संसद के सदस्य हैं वो तो जो है बजट से संबंधित उसको जो प्रति मिली है उस प्रति को देखते हैं और अच्छे ढंग से उसको के वास्तविकता के निकट है नहीं है। और दूसरा जो विभागीय समितियां हैं ये इसकी जांच करती हैं कि सरकार ने जो अनुदान मांग पेश की है वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं है, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कहाँ रखी जाती है, संसद के पटल पर रखी जाती है। अब दोनों ने, संसद के सदस्यों ने बजट को अच्छे ढंग से पढ़ लिया और ये जो विभागीय समितियां थी, इन विभागीय समितियों ने भी बजट से संबंधित जो है एक रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दी। और वापस संसद के सत्र का क्या होता है, मतलब संसद के सत्र को वापस जो है, सत्र का 17वां नहीं होता, संसद को जो स्थगित की गई बैठक थी उसको वापस बुलाया जाता है, क्योंकि समय तय था 2 से 3 सप्ताह। तो जैसे ही सारे के सारे विभागीय समितियों की रिपोर्ट जो है संसद में आ जाती है और उसके बाद में जो है संसद का वापस से बैठक शुरू होती है। और अब क्या होता है कि अनुदान मांगों पर बहस होगी। नंबर 4 क्या रहेगा, अनुदान मांगों पर बहस, अनुदान मांगों पर चर्चा या बहस। क्या ध्यान में रखेंगे, अनुदान मांगों पर चर्चा या बहस। अब अनुदान मांगे जो सरकार, अनुदान मांगे क्या होती है पहले समझिएगा। अनुदान मांगों का मतलब है सरकार ने व्यय के संदर्भ में जो अनुदान मांग रखी कि हमें शिक्षा से संबंधित इतने पैसे चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन पे इतने चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन पे इतने चाहिए, हायर एजुकेशन पे इतने चाहिए। जो अनुदान मांग सरकार ने पेश किए वो अब संसद के सदन में रखी जाएगी और वहां पर क्या होगा, वहां पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दल दोनों उस पर क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा होगी। और चर्चा के बाद में क्या होगा, विपक्षी दल बजट में क्या लाएंगे, कटौती प्रस्ताव लाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या होगा, अनुदान मांगों पर चर्चा या बहस। कौन सा चरण हो रही है बात, चौथे में क्या होगा, बजट के समय जो सरकार ने अनुदान मांगे पेश की हैं, सरकार ने जो अनुदान मांगे पेश किए हैं उन पर सदन में चर्चा एवं बहस होती है, एवं इस समय विपक्षी दल कटौती प्रस्ताव लाते हैं। इस समय विपक्षी दल कटौती प्रस्ताव लाते हैं। अब ये बजट के समय अलग से कटौती प्रस्ताव है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कटौती प्रस्ताव बजट के समय लाए जाते हैं ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अर्थगत कटौती। कौन सा कटौती प्रस्ताव, अर्थगत कटौती। दूसरा जो कटौती होता है वो होता है नीतिगत कटौती, ये लोकसभा में ही लाई जाएगी केवल, है ना। और तीसरा जो कटौती रहती है उसको अपन बोलते हैं सांकेतिक कटौती। कौन सी कटौती, सांकेतिक कटौती। तो बजट के समय जो कटौती प्रस्ताव लाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती और सांकेतिक कटौती। आगे अपन बात करेंगे अर्थगत कटौती में क्या होता है, नीतिगत कटौती में क्या होता है और सांकेतिक कटौती में क्या होता है। तो बजट के समय कटौती प्रस्ताव किन के द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दलों के द्वारा। किन पर लाया जाता है, अनुदान मांगों पर। जैसे सरकार ने कहा कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पर 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब विपक्षी दल एक
प्रस्ताव लाएंगे और प्रस्ताव में तीनों प्रकार के कटौती प्रस्ताव में से कोई एक कटौती प्रस्ताव होगा। विपक्षी दल ये कहेगा कि नहीं, 5,000 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, इनकी बजाय आप इतना पैसा खर्च कीजिए, मतलब कमी करने के लिए अनुदान मांगों में जो मांग सरकार ने की है उन पर कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाते हैं बजट के समय, उसे अपन क्या बोलते हैं, कटौती प्रस्ताव। लेकिन कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं क्योंकि कटौती प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं और लोकसभा में बहुमत किसका रहता है, सरकार का, जिन्होंने बजट पेश किया है। फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब लोकसभा में बहुमत सरकार का है तो फिर कटौती प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ये है कि कटौती प्रस्ताव के बहाने अनुदान मांगों पर डिटेल से क्या हो सके, चर्चा हो सके। ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि बजट के समय विपक्षी दलों के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि कटौती प्रस्ताव तो पारित होने नहीं है। अब पारित इसलिए नहीं होने क्योंकि जिन्होंने बजट पेश किया उसी का तो लोकसभा में बहुमत है और वो बहुमत है, इसलिए वो पारित होगा नहीं। तो कटौती प्रस्ताव लाने का विपक्षी दलों का उद्देश्य ये रहता है कि कटौती प्रस्ताव के बहाने अनुदान मांगों पर विस्तार से क्या हो सके, चर्चा हो सके। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। देखिए जरा, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कटौती प्रस्ताव किन के द्वारा लाए जाते हैं बजट के समय, कटौती प्रस्ताव किन के द्वारा लाए जाते हैं, विपक्षी दलों द्वारा। क्यों लाए जाते हैं, कारण महत्वपूर्ण है, क्यों लाए जाते हैं। तो कटौती प्रस्ताव के बहाने, कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य, कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य अनुदान मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। विस्तार पूर्वक क्या करना है, अनुदान मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। कटौती प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य रहता है, तो कटौती प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा इसलिए लाए जाता है क्योंकि कटौती प्रस्ताव के बहाने जो हैं क्या हो सके, अनुदान मांगों पर विस्तार पूर्वक क्या हो सके, चर्चा हो सके, इसीलिए क्या लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव कौन से चरण में लाए जाएंगे, चौथे चरण में, जब बजट पर क्या होगा, चर्चा होगी सदन में और बजट को क्या होगा वहां पर, यहां पर विपक्षी दलों के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे। नेक्स्ट जो पांचवा चरण आपको ध्यान में रखना है वो है विनियोग विधेयक पेश करना। विनियोग विधेयक पेश करना, विनियोग विधेयक पेश करना। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो विनियोग विधेयक है ना, इस विनियोग विधेयक से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 114 में। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि विनियोग विधेयक से संबंधित, क्योंकि अपन बजट पढ़ रहे हैं और बजट के समय, बजट के संदर्भ में एक आर्टिकल को में सीमित करना संभव नहीं। 112 भी ध्यान में रखना, 113, 114, 115 और 116 तक जो है ये बजट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो जो आर्टिकल 116 है उसमें किसका, 114 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है, बजट की पारित होने की प्रक्रिया में जो पांचवा चरण होता है। अब अनुदान मांगों पर बहस होगी, अनुदान मांग जो है पूरी तरीके से सदन में चर्चा होने के बाद बहस होगी, मतदान होगी, मतदान होने के बाद स्वीकृति मिल गई, अनुदान मांगों पर क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई। अब पैसे निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा, बिल रखना पड़ेगा। तो जो अनुदान मांगों के पश्चात सरकार को बजट के समय पैसे की जब आवश्यकता पड़ी और पैसा कहां रखा जाता, कहां है, संचित निधि में। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बजट के समय जो विधेयक पेश किया जाता है उसे अपन विनियोग विधेयक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बजट के समय, किन के समय, बजट के समय सरकार को पैसे की स्वीकृति के लिए जो विधेयक सदन में रखा जाता है उसे अपन विनियोग विधेयक कहते हैं। और विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है, अर्थात इसमें धन विधेयक की सारी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस प्रकार का विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा को कुछ भी अधिकार नहीं होंगे। राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा स्वयं उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन की सिफारिश लोकसभा को कर सकती है, लेकिन लोकसभा ऐसी सिफारिश को माने या नहीं माने जरूरी नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो पांचवा चरण किसके संबंधित रहता है, किससे संबंधित, विनियोग विधेयक। देखिए जरा, बजट के समय वित्त की स्वीकृति हेतु,
स्वीकृति हेतु जो विधेयक सदन में रखा जाता है, जो विधेयक सदन में रखा जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है, उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है, उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। और ये विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है। विनियोग विधेयक एक प्रकार का मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है, अर्थात विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक के समान है। पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक के समान है। विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया किन के समान है? धन विधेयक के समान है। अर्थात मनी बिल की जो प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 109 में, वही किसकी होगी? विनियोग विधेयक की होगी। लेकिन ये जब बजट के समय रखा गया है तो इसको धन विधेयक नहीं बोल के क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक बोलेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बजट के समय संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाए उसे क्या बोलेंगे? द मनी बिल मत कर देना, वित्त विधेयक मत कर देना। वहां पर कौन सा विधेयक करेंगे आप? वहां पर हमेशा आपको ध्यान में रखना है कौन सा करेंगे? विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 114। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो छठा चरण और अंतिम चरण रहता है वो रहता है अन्य मांगों को लेकर वित्त विधेयक पेश करना। अन्य मांगों हेतु वित्त विधेयक पेश करना। वित्त विधेयक पेश करना। अन्य मांगों हेतु कौन सा विधेयक पेश करना? वित्त विधेयक पेश करना। अब देखिए जरा, विनियोग विधेयक के अलावा बाकी की कोई प्रक्रिया बच गई है तो उससे संबंधित जो विधेयक पेश किया जाएगा उसे अपन कौन सा कहेंगे? वित्त विधेयक कहेंगे। लेकिन यहां इस वित्त विधेयक की खासियत यह है कि बजट के समय जो वित्त विधेयक पेश किया जाएगा वो हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि बजट के समय जो वित्त विधेयक पेश किया जाता है वो पहले हमेशा कहां पेश होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, बजट के समय जो वित्त विधेयक पेश किया जाएगा वो पहले हमेशा लोकसभा में होगा। आपने देखा होगा आर्टिकल 117(3) में, आर्टिकल 117(3) का जो वित्त विधेयक था वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश हो सकता था। लेकिन बजट के समय जो वित्त विधेयक पेश किया जाएगा वो हमेशा कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो यहां आपको क्या ध्यान में रखना है? आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित आय व्यय एवं राजस्व से संबंधित अन्य मांगों हेतु वित्त विधेयक पेश किया जाता है। वित्त विधेयक पेश किया जाता है। वित्त विधेयक पेश किया जाता है। यह बजट प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। यह बजट पारित होने का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण होता है। सामान्यतः यहां आप क्या ध्यान में रखेंगे? सामान्यतः विनियोग विधेयक के पारित होते ही बजट प्रक्रिया को लगभग पूर्ण मान लिया जाता है। लगभग पूर्ण मान लिया जाता है। बजट प्रक्रिया को लगभग पूर्ण मान, ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि बजट की प्रक्रिया को कब लगभग पूर्ण माना जाता है? तो जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो बजट की प्रक्रिया को लगभग क्या मान लिया जाता है?
पूर्ण मान लिया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि बजट की प्रक्रिया को जब कब लगभग पूर्ण मान लिया जाता है? जब विनियोग, क्योंकि पैसों की स्वीकृति तो मिल गई है, और जब पैसों की स्वीकृति मिल गई है तो इस समय बजट के समय जो पैसे सरकार को मिल गए तो लगभग पूर्ण कब मान लिया जाता है? विनियोग विधेयक के पारित होते ही, और अन्य जो आय व्यय और राजस्व से संबंधित कोई बातें रह गई हैं उसको वित्त विधेयक के रूप में पेश कर दिया जाता है। कौन से चरण में? लेकिन अंतिम चरण, छठा चरण कौन सा रहेगा? वित्त विधेयक रहेगा। ठीक है, और इस वित्त विधेयक से संबंधित एक बात यहां पर आपको जरूर ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी रहेगी कि बजट के समय पेश किया जाने वाला बजट के समय पेश किया जाने वाला वित्त विधेयक, बजट के समय पेश किया जाने वाला वित्त विधेयक पहले हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। पहले हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो बजट के समय जो वित्त विधेयक होगा वो पहले हमेशा कहां पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बजट प्रक्रिया से संबंधित 6 चरण थे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बजट से संबंधित सारी जो बातें। देखिए, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले ब्रिटेन में इसकी शुरुआत होती है 1713 में, और रॉबर्ट वॉलपेल के द्वारा पहला बजट पेश किया जाता है। भारत में 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय वित्त सचिव विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया। बजट में क्या होता है? तो बजट में आय और व्यय का जो अनुमान होता है उसी को अपन बजट कहते हैं। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इनकी जगह आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उल्लेखित किया गया। इसी प्रकार राज्य बजट के संदर्भ में आगे अपन बात करेंगे जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे वहां पर, तो राज्य बजट से संबंधित आर्टिकल 202 आप ध्यान में रख सकते हैं, जबकि केंद्रीय बजट से संबंधित आर्टिकल 112। पहले रेल बजट और आम बजट साथ में पेश होता था, लेकिन 1921 में एक समिति गठित होती है, एकवर्ष समिति, और उस एकवर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट और आम बजट दोनों क्या कर दिए जाते हैं? पृथक। लेकिन 2016-17 के बाद वापस से जो है रेल बजट और आम बजट क्या कर दिया जाते हैं? एक साथ। वर्तमान में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पेश होते हैं, अलग अलग पेश नहीं होते हैं। बजट के निर्माण की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर माह में शुरू हो जाती है, जिसमें प्रत्येक विभाग अपने आय और व्यय का अनुमान जो है वो उसको बनाना तैयार कर देता है, और उसके बाद वित्त मंत्रालय को सौंपता है, और दिसंबर माह तक वित्त मंत्रालय के पास सभी विभागों का जो अनुमान है वो आ जाता है, और इसके बाद फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्री के द्वारा पहले लोकसभा में और उसके बाद में राज्यसभा में क्या पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। बजट पेश करने के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि बजट पेश करता कौन है? वित्त मंत्री। लेकिन बजट का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। बजट प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। इसके बाद दूसरा जो है बजट पर सामान्य विचार विमर्श होता है, जिसमें संसद का सदस्य वित्त मंत्री से बजट से संबंधित प्रश्न पूछता है और वित्त मंत्री उसका आंसर देता है। इसके बाद संसद को 2 से 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और बजट से संबंधित जो सारी बातें हैं उन पर एक तरफ तो जो है संसद के सदस्य उस प्रति पर डिस्कस करेंगे, और दूसरे जो हैं घर बैठकर, है ना, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है विभागीय समितियां उस बजट से संबंधित काम करेगी। तो तीसरा जो चरण रहता है वो है बजट को विभागीय समितियों को सौंपना। विभागीय समितियां जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, और वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। प्रत्येक विभाग समिति में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। विभागीय समिति उस बजट से संबंधित जो अनुदान मांगे पेश किए हैं वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं है, उसकी क्या करती है? जांच करती हैं। और उसके बाद जब संसद की जब बैठक वापस से शुरू होती है तो उस समय जो है विभागीय समिति अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखते हैं। इस पर अनुदान मांगों पर बहस होता है, डिस्कस होता है, और यहाँ पर विपक्षी दल जो है ये कटौती प्रस्ताव लाते हैं। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं: अर्थगत कटौती, नीतिगत कटौती, और सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं क्योंकि लोकसभा में किनका बहुमत रहता है? जिन्होंने बजट पेश किया उन्हीं का बहुमत रहता है, मतलब सरकार का। लेकिन कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य यह रहता है कि कटौती प्रस्ताव के बहाने जो है अनुदान संबंधी मांगों पर विस्तार पूर्वक क्या हो सके? चर्चा हो सके। इसके बाद अगला चरण क्या रहेगा? विनियोग विधेयक, क्योंकि अब अनुदान मांगों से संबंधित बहस हो चुकी है, मतदान हो सका, पैसे क्या हो सकते हैं, और पैसा कहां है? संचित निधि में। संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? संसद का। और संचित निधि से पैसे निकालने के लिए संसद की स्वीकृति लेनी क्या होगी? आवश्यक होगी। और अब संसद की स्वीकृति के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है,
और विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 114 में है। विनियोग विधेयक के पारित होते ही लगभग बजट प्रक्रिया को समाप्ति मान ली जाती है और अंतिम जो चरण रहता है अन्य आय और व्यय से संबंधित जो बातें हैं उनको वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और इस समय बजट के समय जो वित्त विधेयक पेश किया जाता है वो हमेशा कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बजट से संबंधित और बहुत सारे ऐसे अनुदान हैं जैसे अल्प अनुदान है, प्रत्यय अनुदान है, अधिक अनुदान है, इनसे संबंधित अपन बात करेंगे, लेकिन इनसे संबंधित बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आर्टिकल 115 यानी आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 से संबंधित 6 जो अनुदान मांगे हैं, 6 प्रकार के जो अनुदान हैं उनसे संबंधित बात करेंगे, जिसमें 3 का उल्लेख आर्टिकल 115 में है और 3 का उल्लेख आर्टिकल 116 में। उनको लेकर भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, उनसे संबंधित भी बात करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट प्रक्रिया और बजट प्रक्रिया के बाद में जो अन्य अनुदान है उन पर डिस्कस करना भी आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।